नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे शैक्षिक समाजशास्त्र में या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो बीएड के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर के रूप में अध्ययन कराया जाता है। उसी क्रम में आज हम लोग जो है शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के जो है अध्ययन करेंगे, जिनमें व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य को हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है और सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्देश्य है क्या, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उद्देश्य का निर्माण होता है। नहीं, उद्देश्य हम पहले निर्धारित करते हैं कि हमको ये कार्य करना है, तो उसी क्रम में शिक्षा का भी एक उद्देश्य होता है जो शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को या संपूर्ण प्रक्रिया को गतिशील करता है। यह उद्देश्य और उद्देश्य एक केंद्रीय विषय है, या यह कहें कि उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षा को सही दिशा या गतिशीलता मिल पाती है, जिनमें शिक्षा की पाठचर्या चाहे शिक्षण विधियाँ हों या उसके मूल्यांकन की प्रणाली हो या कोई भी व्यवस्था हो जो शिक्षा को लेकर के होता है, तो वास्तव में एक उद्देश्य के आधार पर या उद्देश्य को निर्धारित करके ही हम शिक्षा को सही रास्ता दिखा सकते हैं। और इसमें शिक्षा का जो भी हम उद्देश्य बनाते हैं उसके लिए प्लानिंग होती है, उसके बाद उसके आधार पर हमारा जो है कार्यक्रम चलता है, गतिशीलता उसमें बनी रहती है। तो उद्देश्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उत धन दिश। अर्थात उत का जो मतलब होता है, उत धन दिश का मतलब है कि उत आगे बढ़ना और दिश का अर्थ है कि दिशा, यानी कि जो आगे की दिशा है उसकी तरफ बढ़ना या पथ प्रदर्शन करना, इस तरह से उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है। अब इस क्रम में शिक्षक या शिक्षार्थी दोनों मिलकर के शिक्षा प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों का हम लोग निर्धारण करते हैं और उसी उद्देश्यों के आधार पर शिक्षक और छात्र दोनों के अंतःक्रिया से, चाहे वह विद्यालय में हो, विद्यालय कक्ष में हो या विद्यालय के बाहर हो, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। और कहीं न कहीं शिक्षा जो है उद्देश्यपूर्ण एक प्रक्रिया होती है, बिना उद्देश्य के शिक्षा जो है निरर्थक होती है। और उसी क्रम में जो है तमाम दार्शनिकों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, जिनमें अरस्तु ने कहा है कि इस विषय पर एक मतता नहीं है कि बालक को क्या सीखना चाहिए। और इसी क्रम में हार्न ने भी कहा है कि शिक्षा का कोई एक अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे उद्देश्यों पर शासन किया जाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं कि शिक्षा का जो वैयक्तिक उद्देश्य है या सामाजिक उद्देश्य है, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि शिक्षा का जो वैयक्तिक उद्देश्य है उनमें हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे उसकी रुचियाँ हों, अभिरुचियाँ हों, योग्यताएं हों, आवश्यकताएं हों, उनके व्यक्तिकता को लेकर के या व्यक्ति विशेष को लेकर के उनके विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और विशेषताओं के विकास को प्राथमिकता देना, अर्थात इनमें जो भी व्यक्ति के वैयक्तिक रुचियां होती हैं, विशेषताएं होती हैं या उनकी क्षमताएं होती हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाता है। और इसमें जो समर्थक देखने को मिलते हैं कि वैयक्तिक विकास या वैयक्तिक उद्देश्य में कौन कौन से समर्थक हैं, तो इनमें हमने दो भागों में इन्हें बांटा है। एक प्राचीन काल के जो समर्थक हैं उन्हें हम सोफिस्टों के रूप में जानते हैं। तो सोफिस्ट भी एक दार्शनिक थे जो प्राचीन काल एथेंस और स्पार्टा में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर स्पार्टा में वैयक्तिक शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, और इस स्पार्टा क्षेत्र में या स्पार्टा नगर राज्य में बच्चों के
शारीरिक विकास पर ज़्यादा वैयक्तिक रूप से बल दिया जाता था। तो सोफिस्टों की विचारधारा में भी वैयक्तिक विकास या वैयक्तिक उद्देश्य को लेकर के कार्य किया गया है। और सोफिस्ट जो है मूलतः जो है शिक्षण का कार्य करते थे, तो वैयक्तिक रूप में शिक्षा देने का कार्य करते थे एक एक बच्चे को। तो इसके बाद जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल में रूसो का नाम आता है, फ्रोबेल का नाम आता है, पेस्टोलॉजी का नाम आता है और नन का नाम आता है। तो ये आधुनिक काल के विचारक हैं। इन्होंने बालकों की स्वतंत्रता को लेकर के, बालकों की रुचियों को लेकर के, उनकी अभिरुचियों को लेकर के अपने अपने विचार दिए हैं। तो इन विचारों में या इन विचारकों के द्वारा जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, उनमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम इस पॉइंट के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हमने देखा कि सबसे पहले तो शारीरिक विकास का उद्देश्य देखने को मिलता है कि बच्चों में शारीरिक विकास या शारीरिक रूप से बच्चा जब स्वस्थ होगा तभी उसका कोई भी उद्देश्य पूरा होगा। और इस शारीरिक विकास का जो उद्देश्य है वह कहीं न कहीं सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। वो सबके हर समय जो है इसको देखा जाता है। और कहीं न कहीं बच्चों के कोई भी या व्यक्तियों का कोई भी कार्य या कोई भी धर्म या कोई भी जो भी कार्य करता है, उनमें कहीं न कहीं सारे चीज़ों की प्राप्ति जो है शारीरिक स्वस्थ होने से ही मिल पाती है। अगर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं है तो किसी भी कार्य को या किसी भी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता है। तो शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है वैयक्तिक शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य में। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मानसिक या बौद्धिक विकास का उद्देश्य। हमने पहला जो देखा शारीरिक विकास का, तो अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। तो शरीर के विकास के साथ साथ व्यक्तियों का मानसिक विकास भी होता है या बौद्धिक विकास भी होता है। और बालक का मानसिक विकास करना जो है शिक्षा का प्रमुख जो है उद्देश्य होता है। और व्यक्ति मानसिक दृष्टि से जब तक स्वस्थ परिपक्व नहीं होगा तब तक वह अपनी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी समस्या हो, उनका समाधान वो नहीं कर सकता है। तो मानसिक विकास का मतलब ये हुआ कि जो भी उसकी विचारों का या उसकी तर्क शक्ति का जो भी जानने का जो साधन हो रहा है कि विषय वस्तु में जो भी तर्क करता है या पक्ष विपक्ष में उसकी समझ विकसित होती है, तो उनमें निर्णय करने का या उनमें चिंतन करने का, तर्क करने का, मनन करने का उसके पास क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। और यह शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य है जो बच्चों के या व्यक्तियों के कहीं न कहीं मानसिक विकास पर विशेष बल देता है। और इसके बाद अगला है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के चरित्र के विकास पर भी बल दिया जाता है। उसका चारित्रिक जो है नैतिक रूप से वह जो है अच्छा आचार विचार करे, अच्छे व्यवहार करे, और उसके लिए उसे कुछ सामान्य नियमों का भी पालन करना होता है। और इसे नैतिकता के रूप में या चारित्रिक गुणों के रूप में देखा जाता है। तो हम चाहे व्यक्तिगत रूप में देखें, व्यक्तिगत हित को लेकर के देखें या सामाजिक हित को लेकर के देखें, तो चारित्रिक विकास एक बहुत आवश्यक जो है विचारधारा है या विषय वस्तु है, जिसके अभाव में व्यक्ति का भला नहीं हो सकता है और न समाज का ही हो सकता है। यहाँ तक कि जो जर्मन विचारक हैं या जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने तो उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा माना। कहा कि उच्च नैतिक चरित्र वाला जो है व्यक्ति ही जो है निर्माण कर सकता है या निर्माण ही शिक्षा है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य में आध्यात्मिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। जो भी भारतीय संस्कृति है या जो भी हमारे दर्शन हैं उनको जो है दृष्टिगत रखते हुए अपने संस्कृतियों का या अपने अंदर जो भी आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको विकास करने का कार्य शिक्षा का जो है होता है। और शिक्षा के उद्देश्य
के द्वारा बच्चों में जो भी अलौकिक दिव्य शक्तियाँ हैं उनको हम बताते हैं या उनको जो है उस शक्ति का ज्ञान कराया जाता है। और इसी क्रम में जो है व्यक्तिक विकास में या जो भी व्यक्तिक उद्देश्य है शिक्षा का, इनमें हम दो चीज़ें और देखते हैं आध्यात्मिक विकास में कि आत्मानुभूति और आत्म अभिव्यक्ति, जिनमें हम आत्मानुभूति से मतलब ये रखता है कि जो है हम अपने आत्म तत्व को जाने या स्व का ज्ञान कराना है। जो आत्मा अनुभूति है वो स्व का बोध कराती है, और इसी में ही सुकरात ने कहा था कि स्वयं को जानो, अर्थात मैं क्या हूँ का बोध जो है आत्मानुभूति होता है। यानी खुद को जानना ही क्या है, शिक्षा का व्यक्तिक विकास का जो मूल पक्ष है वो आत्मानुभूति है। और आत्म अभिव्यक्ति का मतलब कि स्वयं को जान करके अपनी आंतरिक जो भी बातें हैं उनको बाह्य रूप से प्रकट करना, और कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं जो भी है मैं उसकी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। तो आत्म अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति ये दो बातें हैं जो व्यक्तिक विकास या व्यक्तिक उद्देश्य को लेकर के चलता है, जिनमें आत्मानुभूति और आत्म अभिव्यक्ति यानी स्वयं को जानना और स्वयं को जान करके उसका प्रकटीकरण करना या उसका जो है बाहर निकालना, अपने जो भी उसके कर्तव्य हैं या उनकी जो क्षमता है, ज्ञान है, उसका जो है बोध कराता है। तो आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अगला जो है वो सांस्कृतिक विकास का भी उद्देश्य रखता है। आज हमें जो भी संस्कृतियां देखने को मिल रही हैं, चाहे वह प्राचीन काल की संस्कृतियां आज चली आ रही हों या वर्तमान की जो संस्कृतियां हैं, उनको संरक्षित करना भी शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य में आता है। और संस्कृतियों को हमें अपने व्यक्तित्व को जो है संस्कृतियों के अनुकूल ढालने का जो है प्रयास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अगला है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो आध्यात्मिक विकास का या चारित्रिक विकास का या सांस्कृतिक विकास का जो प्राचीन काल से आज तक चली आ रही हैं, उनका हम संरक्षण संवर्धन तो कर ही रहे हैं, साथ में जो भी वैज्ञानिकता से संबंधित दृष्टिकोण होते हैं उनका भी हमें विज्ञान व तकनीकी की समझ जो है बच्चों में रुचियों में उनके वृद्धि की जानी चाहिए। क्योंकि जो भी रूढ़ियाँ हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, किसी भी बातों को लेकर के उस पर तर्क वितर्क या उसको निरीक्षण परीक्षण के द्वारा जो है बच्चों में शैक्षिक विकास के उद्देश्य के द्वारा या इनके शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिक उद्देश्य के द्वारा हम इसका जो है समाधान कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का मतलब ये है कि जो भी प्रगतिशील समाज है या जो भी देश है उसके विज्ञान एवं तकनीकी को समझने का या उनकी रुचियों में रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस नाते जो है इसको भी इस उद्देश्य को रखना चाहिए। इसके बाद है आर्थिक सक्षमता का विकास, क्योंकि व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तब तक उसका व्यक्तिक विकास या व्यक्तिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य बालक में आर्थिक सक्षमता का विकास करना होता है और वह अपने ऊपर व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति आत्मनिर्भर है वह अपना और परिवार का या समाज का जो है भरण पोषण कर पाता है। इसके बाद अगला है कि अच्छी रुचियों का विकास। अच्छी रुचियों का विकास का मतलब ये है कि जो भी रुचियां हैं, जो भी अभिरुचियां होती हैं, वह कहीं न कहीं हमारे नेचर को प्रभावित करती हैं, हमारे चरित्र को प्रभावित करती हैं, हमारी नैतिकता को प्रभावित करती हैं। अगर हमारी रुचियां अच्छी नहीं होंगी तो हम कहीं न कहीं अनैतिक कार्य भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बालक की रुचियों का भी विकास कराया जाता है ताकि उनका चारित्रिक विकास हो। और अगला है नागरिकता की भावना को विकसित करना। नागरिकता की भावना का मतलब ये होता है कि जो भी बालकों में जो भी अच्छी आदतें हैं उनका विकास किया जाए और उनमें नागरिकता का या नागरिकता के जो गुण होते हैं, अच्छे नागरिक के जो गुण होते हैं, वह कहीं न कहीं अच्छी आदतों के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। और जब तक नागरिकता के गुणों का विकास नहीं किया जाएगा तब तक वह देश व राष्ट्र के लिए जो है बाधक होंगे। तो देश व राष्ट्र के विकास में जो है अच्छे नागरिक का होना बहुत आवश्यक है। और अंतिम है वातावरण में समायोजन का विकास। बालक को वातावरण में सामंजस्य स्थापित भी करना होता है,
एक समाज से दूसरे समाज का जो भी संस्कृतियाँ हैं या जो भी भाषा क्षेत्र जो भी चीज़ें हैं वो भी कहीं न कहीं भिन्न रूप से देखने को मिलती हैं। तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के माध्यम से बालक को वातावरण में समायोजन करने के लिए भी जो है एक दिशा मिलती है। एक समस्या समाधान करने में जो भी चीज़ें हैं, तो शिक्षा के द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों का या उनके सामाजिक कार्यों में भागीदारी का जो भी चीज़ें आदर भाव सहयोग होता है उनको विकसित किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है कुल मिलाकर के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का विकास करता है। और यदि हम इसके कुछ पक्ष विपक्ष में देखें या गुण अवगुण को देखें कि अगर वैयक्तिक विकास ठीक है तो कहाँ तक इसको जो है अच्छा कहा जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रजातंत्र में अगर हम देखें तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता ज़्यादा जो है दी जाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तिक विकास पर विशेष बल देता है। जो भी चीज़ें हैं उनमें व्यक्ति ही सब कुछ है या समाज के निर्माण में व्यक्ति का ही हाथ होता है और व्यक्ति अपने हित के लिए जो भी चीज़ें हैं वो करता रहता है। लेकिन विपक्ष में अगर देखें तो ये जो है कहीं न कहीं व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। यह विचारधारा की शैक्षिक जो व्यक्तिक उद्देश्य है शिक्षा का, वो समाजवाद का शत्रु भी कह सकते हैं कि जो सामाजिक विघटन करा सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए ही सब कुछ करेगा, अपनी रुचियों के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, अपने आर्थिक मजबूती के आधार पर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि उनमें वास्तविक जीवन नैतिक गुणों की या मनुष्य को जो सामाजिक रूप दिया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी उपेक्षा हो रही है। तो इस तरह से शैक्षिक या शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य में तमाम बातें हैं जो पक्ष में और विपक्ष में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जिनमें सबसे मूल बात जो ये है कि यह कहीं न कहीं वैयक्तिकता को ज़्यादा बढ़ावा देता है, व्यक्तिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है, समाजवाद का विरोध करता है। तो ये दो बातें मिलती हैं। इसके साथ ही बस आज का वीडियो यहीं पर, अगले वीडियो में हम लोग शैक्षिक शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य देखेंगे। धन्यवाद।